चलो देखो भाई, इसमें अपन पढ़ाएंगे, थोड़ी सी दिक्कत आएगी तुम लोगों को। दिक्कत ये रहेगी कि एक तो एल यूज में आएगा। इसमें एल जो होता है इंडक्टेंस है, क्या है? इंडक्टेंस है। और इंडक्टेंस जो है 10th चैप्टर में आता है भाई ऐसे वाले में। तो थोड़ा सा तो अभी तो जो है जितना समझ में आए उतना समझ लो, बाकी जो है कैसे काम करता है वो उसी में समझ में आएगा। अपन चाहे कितना ही कोशिश कर लें। और सीधी जो है ना, सी सर्किट एल सर्किट, ये सारे के सारे अपने पास उसी में है, वही समझ में आएगा। पर अब टॉपिक इसी चैप्टर का है तो एक बार कंटिन्यू चल रहे हैं तो एक बार क्लियर करा देता हूँ। फिर भी मैं बता देता हूँ इंडक्टेंस क्या होती है। इंडक्टेंस इट मींस होती है कॉइल होती है, ठीक है ना। एक कॉपर का वायर ले लिया और एक सोलेनोइड बना दिया। वो सोलेनोइड जो होती है बस वही इंडक्टेंस है। आगे समझ में अपने पास सोलेनोइड का नाम तो सुना ही होगा ना 10th में। और सोलेनोइड भी क्या होती है तुम सब जानते हो। कॉपर का सीधा वायर ले लो और स्प्रिंग बना लो अपने पास, वो क्या हो जाएगी? सोलेनोइड हो जाएगी। इट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। कैपेसिटर नहीं आता है समझ में, मानता हूं मैं, 4th चैप्टर में है अपने पास। तो ये भी नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन जैसे एक बार ये चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद में ऑफलाइन में जो है ना 1st चैप्टर से चलेंगे कंटिन्यू, ठीक है? तो सारा समझ में आ जाएगा। अब अपन सबसे पहले चलते हैं, कल मैंने पढ़ाया था आउटपुट ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज ए पल्सेटिंग डीसी। उसमें जो आउटपुट आया था फुल वेव रेक्टिफायर में आया था कि नहीं आया था? It is not pure DC, it is mixture of AC and a DC component, ठीक है ना। तो सर्किट से by which AC component and DC component can be separated are called a filter circuits. In filter circuits LC circuit is a used. L means inductance and C means capacitance, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन चलें, filter circuit is connected in output of full wave bridge rectifier. इसके आउटपुट में कनेक्टेड हो गया and net output is obtained on load resistance which is connected in parallel of a capacitor. इसको देख के ही लिखा है मैंने सारा का सारा। अब अपन सबसे पहले ये चीज चलते हैं, when output of a full wave bridge rectifier present on inductance, तो ये AC एंड DC का मिक्सर आ गया, ठीक है ना। यहाँ से निकला और यहाँ पर आ गया अपने पास, प्रेजेंट ऑन है इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस क्या काम करता है अभी? आप बस इतना सा याद रख लो कि इंडक्टेंस जो है वो AC को रोकेगा, DC को जाने देगा, इतना सा रख लो। और कैपेसिटर इसका उल्टा काम करेगा। इंडक्टेंस क्या काम करेगा? AC को रोकेगा एंड DC को जाने देगा। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि बाय इंडक्टेंस मैक्सिमम इंपेडेंस इज प्रोवाइडेड इन पाथ ऑफ AC, ठीक है ना। तो AC के पाथ में इंपेडेंस प्रोवाइड कराएगा एंड DC इज बाईपास्ड बाय इंडक्टेंस, है ना। उसमें अपने को ये है कि DC को क्या कर देगा? वो बाईपास। बाईपास का मीनिंग तो जानते ही हो। बाईपास का मीनिंग यही रहता है कि कोई ट्रैफिक नहीं है, आर पार निकलते चले जाओ अपने पास, ठीक है। तो इंडक्टेंस क्या काम करेगा? AC को रोकेगा, DC को जाने देगा, मतलब DC को बाईपास दे दिया। मान लो कि इसने AC को रोक दिया, क्या बचा अब? DC। फिर भी ये कंप्लीटली नहीं रोक पाता है अभी AC, है ना। 90% तो रोक देता है, थोड़ा बहुत रह जाता है। तो ये थोड़ा बहुत AC और रह गया इसमें, ये मान लो यहाँ से निकल के किस पे प्रेजेंट होगा अभी बताओ? कैपेसिटर पर।
कैपेसिटर जो है उसका उल्टा काम करता है, एसी इज बाईपास बाय कैपेसिटर। तो सबसे पहले तो याद रखो कि एसी का कंपोनेंट थोड़ा बहुत भी बच गया, वो जो है ना आगे जाने के बजाय इसको बाईपास यहाँ से मिलता है, रेजिस्टेंस में नहीं जाएगा। रीजन, रेजिस्टेंस तो हाई है कि नहीं है अपने पास, तो वो वहां जाएगा ही नहीं। यहाँ बाईपास मिल गया, अरे कोई ट्रैफिक में जाना पसंद करेगा, बाईपास पकड़ना पसंद करेगा, बाईपास। तो ये बाईपास हो गया अपने पास, दूसरे 0 वोल्ट पर रख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर एसी तो यहाँ पर आ गया वापस, ऐसे आ गया, तो ऐसे कंपोनेंट पे एकदम ही कंप्लीट हट गया अपने पास। अब बचा कौन, प्योर डीसी। अब अपन चलते हैं, इनफाइनाइट इंपीडेंस इज प्रोवाइडेड बाय कैपेसिटर फॉर डीसी कंपोनेंट। डीसी को रोकता ही नहीं है, इनफाइनाइट इंपीडेंस प्रोवाइड कराता है। इनफाइनाइट इंपीडेंस प्रोवाइड कराता है, इसका मतलब है कि कैपेसिटर है वो डीसी की एंट्री नहीं होने देगा। इसको यूं समझो, कोई भी अपने पास रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट कितना होता है, 0। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट कितना होता है, 0। मैंने बताया था पोटेंशियोमीटर में, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का अपने पास कॉन्सेप्ट है। ये वायर, इनके बिटवीन में कोई कनेक्शन नहीं है। रेजिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट, करंट कितना हो गया, इनके बिटवीन में 0। तो इनफाइनाइट इंपीडेंस, इंपीडेंस और रेजिस्टेंस एक ही बात है अपने पास, ठीक है ना। इनफाइनाइट इंपीडेंस इज प्रोवाइडेड बाय कैपेसिटर सो दैट, अब डीसी इसमें जा ही नहीं सकता तो कहां जाएगा वो, लोड रेजिस्टेंस। So that pure DC obtained on a load resistance, ये pure DC यहाँ पर आ जाएगा। अगर समझ में अपने पास फिल्टर कैसे किया, थोड़ा बहुत तो यहाँ से फिल्टर कर लिया, जो बच गया एसी को यहाँ से हटा लिया, जो अपने पास रहा वो प्योर डीसी आ जाता है। आगे समझ में। अब इसकी भी एक ड्रॉबैक है, आजकल वो तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया, वो जीना डायोड से यूज में लेते थे, वो काम खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे चलते हैं। ब्रेकडाउन पढ़ाना है, रिवर्स ब्रेकडाउन। हाँ रिवर्स ब्रेकडाउन। चलो जी, देखो जी भाई, ये ग्राफ जो है पहले आप पढ़ चुके हो, रिवर्स बायस में पढ़ाया था, रिवर्स बायस में आया था। यहाँ से यहाँ तक स्टडी कर लिया था मैंने, बता भी दिया था सारा का सारा। फिर मैंने उस समय ये भी कहा था कि ये जो है ना अपन आगे पढ़ लेंगे, है ना। ये यहाँ का ग्राफ है रिवर्स ब्रेकडाउन का, तो वही अपन चलते हैं। व्हेन डायोड, कैमरे का फोकस अब सही हो गया होगा, देख एक बार। हाँ भाई, when diode is connected in reverse bias, then for a particular reverse voltage, reverse current increases rapidly or exponentially, it is called reverse breakdown। आगे समझ में रिवर्स ब्रेकडाउन की, तो रिवर्स वोल्टेज के जिस वैल्यू पर अपने पास रिवर्स करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, इट इज कॉल्ड रिवर्स ब्रेकडाउन। एंड value of reverse voltage is called a breakdown voltage। value of a reverse voltage at which a reverse breakdown present, it is called a breakdown voltage। तो यहाँ का जो भी वोल्टेज होगा it is called a reverse breakdown voltage। आ गया breakdown voltage का। there are two types of reverse breakdown। first avalanche breakdown and second it's Zener breakdown। देखो अब मैं पहले एक चीज बता देता हूँ, ये दोनों डिफरेंट कुछ भी नहीं है ना। ये एवलांच ब्रेकडाउन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन है। ये जो है ये क्यों हुआ ये तो मैंने बताया नहीं अभी, कैसा क्यों हुआ, इसके एक्सप्लेनेशन क्या है, एवलांच ब्रेकडाउन है, और इसी का एक और क्या है अपने पास, जीनर ब्रेकडाउन है।
तो सबसे पहले आ जाए अपने पास एवलांच ब्रेकडाउन किसको कहते हैं। तो यहां से चले अपन, व्हेन डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस देन मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज बीन स्टॉप्ड। बता ही दिया था कौन मोशन में चलता है तो उस समय माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। आ गया समझ में अपने पास। then reverse current is obtained by due to motion of a minority charge carriers। आ गया। उसके बाद में आता है कि when value of reverse voltage increases then energy of minority charge carriers also increases, है ना। then covalent bonds are broken by minority charge carriers and extra holes and electrons are produced so that reverse current increases rapidly। अब मैं समझिए तो लिखने का तरीका समझा देता हूँ होता क्या है। अपन सब जानते हैं कि जैसे डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या रिएक्शन होता है, जो डिप्लेशन लेयर होती है उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है ना। यही बताया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी मोशन वहीं पे स्टॉप्ड हो जाती है। कौन मोशन में रहता है उस समय, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मोशन में आते हैं। अब जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। अब इसको यूं माने कि एनर्जी तो बहुत ज्यादा है और रिसीव करने वाले कम है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का नंबर बहुत कम होता है कि नहीं होता है। तो एनर्जी बहुत ज्यादा है और रिसीव करने वाले बहुत कम हैं। तो फिर अपने देसी भाषा में आ जाए कि ये मान लो, हाँ इसको यूं समझे कि जैसे कि हाँ मान लो कोई बड़ा परिवार है उसमें मैं 8-10 भाई हैं और उनमें जो है ना लड़के 2 ही हैं, ये मान लो। तो ये बहुत ज्यादा लाडप्यार रहेगा कि नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा लाडप्यार रहेगा तो खूब खाना पीना भी होगा तो फाइनली उधम मचाएंगे कि नहीं मचाएंगे, ये तो तय है। लड़कियां तो बोला 50 हो तो भी नहीं करेगी, पर अगर लड़के 2 आए तो वो इतनी उधम मचा लेंगे कि 100 के बराबर उधम मचाएंगे, बचपन से ही चलेंगे वो। अब अपने पास होता क्या है कि जब खाना पीना ज्यादा ही मिलेगा तो फिर वो शरीर में आएगा तो ताकत जाएगी कहाँ, तो लड़ाई झगड़े और उधम मचाना। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। अपने पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो नंबर में कम है, एनर्जी ज्यादा मिल रही है, तो फिर वो क्या करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स को ही तोड़ने लग जाते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ते ही इलेक्ट्रॉन एंड होल प्रोड्यूस होंगे कि नहीं होंगे। वो होल और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो भी उनमें शामिल हो जाते हैं ऊर्ध्वगतियों में। भाई तू भी हमारा ही साथी है। ये जो अपने पास प्रोसेस है ये सारा का सारा सीएफ का नाम सुना है। फ्रीक्वेंसी होती है ना एक, तो मैथ्स में पढ़ी होगी ना, एक सीएफ भी होती है। जैसे ये एफ तो ये होती है मेरे पास मान लो कि 1 3 7 2 5, इसकी सीएफ कैसे बनेगी, 1 आएगा फिर 4 आ जाएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है ना। इंक्रीज बहुत तेजी से होता है कि नहीं होता है, देख लो आपके पास 1 से सीधा एक और आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। तो जो बॉन्ड टूटे, जो अपने को इलेक्ट्रॉन और अवेलेबल हुए, वो भी किसमें शामिल हो जाते हैं, उन बदमाशों में शामिल हो गए। उन बदमाशों में शामिल हो गए तो फिर और उड़न मचाएंगे कि नहीं मचाएंगे। तो फाइनली अपने पास फिर क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीजेज रैपिडली। आ गया समझ में अपने पास। ये नहीं है कि भाई वो 2-4 को वही करते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ते हैं अपने जैसे ही और पैदा कर लेते हैं 8 से, और फिर वो उनमें भी शामिल हो जाते हैं, फिर बॉन्ड टूटते हैं, तो ये इंक्रीज होता है अपने पास। इट इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन। अब आते हैं कि ज़ीनर ब्रेकडाउन क्या है। इफ इम्प्योरिटी या अपने पास क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी इंक्रीजेस इन ए डायोड, देन फॉर लेस वैल्यूज ऑफ रिवर्स वोल्टेज reverse breakdown present, it is called a Zener breakdown, and voltage is called a Zener voltage, and Zener diode is formed on principle of a Zener breakdown। समझा लेता हूँ। Zener breakdown उससे अलग कुछ भी नहीं है। आप एक ऐसा डायोड मानो कि जिसमें इम्प्योरिटी ज्यादा हो, इम्प्योरिटी ज्यादा होगी तो अपने पास चार्ज कैरियर्स भी ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे। तो इम्प्योरिटी ज्यादा होगी तो चार्ज कैरियर्स ज्यादा होंगे, चार्ज कैरियर्स ज्यादा होंगे तो ये ब्रेकडाउन जो है ना यहाँ आने के बजाय कहाँ जाएगा, उससे पहले आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो ये ब्रेकडाउन लेस वोल्टेज पर ही आ जाता है, इससे कम वोल्टेज पर ही आ जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ज़ीनर ब्रेकडाउन। तो है एक ही चीज, अपन ये कह सकते हैं ये तो कम इम्प्योरिटी में है, ये मोर इम्प्योरिटी का है अपने पास के। एंड अब ज़ीनर डायोड जो है तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया है। ज़ीनर डायोड
का प्रिंसिपल क्या होता था, जीनर ब्रेक डाउन होता था और उसी के बेस में यूज में आता था। ये काम खत्म भाई, अब ट्रांजिस्टर चालू करो। डायोड वाला हाँ भाई, अब इस साल जो है ना इस चैप्टर में सिलेबस हटाया वो तुमको पता है। इस टॉपिक के बाद में सीधे ट्रांजिस्टर पे जाऊंगा मैं। इस टॉपिक के बाद में सीधे कहां जाएंगे अपन, ट्रांजिस्टर पे। तो बीच वाले टॉपिक जो है ना वो सारे हट चुके हैं। क्या क्या हट चुके हैं फिर मैं तुमको बता देता हूँ। फोटो डायोड, एक एलईडी है, एक जेनर डायोड है, 3 टॉपिक हटे हैं। इसके अलावा सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तो एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान रख लेना और उसमें मार्क कर लेना। फोटो डायोड है, एलईडी है एंड जेनर डायोड। चलो जंक्शन ट्रांजिस्टर। हाँ जी, सबसे पहले अपन चलते हैं। देखो ट्रांजिस्टर जो टर्म है ना अपने पास, वो ट्रांजिस्टर तो बाद में कहने लगे हैं, पहले इनको ट्रायोड्स बोलते थे अपने पास। शुरू में ट्रायोड से आए थे। तो ट्रायोड्स को यूं समझ लें, एक तो डायोड हो गया, एक क्या हो गया, ट्रायोड हो गया। डायोड में अपने पास कितने सेमीकंडक्टर्स होते हैं, 2। तो ट्रायोड में कितने होंगे, 3। आगे समझ में अपने पास। बाद में क्या हुआ कि ट्रायोड तो आने बंद हो गए थे, फिर जंक्शन ट्रांजिस्टर आने चालू हुए थे अपने पास। और जंक्शन ट्रांजिस्टर इज डिस्कवर्ड बाय शोकले एंड बार्टिंग, ठीक है ना। शोकले एंड बार्टिंग ये 1932 के आसपास का है सारा खेल। अदरवाइज जो है ना उससे पहले तो कंप्यूटर वगैरह जो जितने भी थे ना वो सर्किट बहुत बड़े हुआ करते थे और टाइम भी बहुत लगता था, ठीक है ना। शुरू में तो तुम सोच नहीं सकते हो कंप्यूटर के नाम पे क्या आया था, कैलकुलेटिंग मशीन आई थी पहले केवल, उसमें कैलकुलेट कर सकते थे, कैलकुलेटर आया था। कंप्यूटर जिसको कहते थे वो कैलकुलेटर आया था। और वो कैलकुलेटर जो भी जो था ना वो इतना बड़ा होता था अपने पास,
उसमें कैलकुलेशन करनी होती थी, तो वो बहुत बड़ी चीज मानी गई थी, क्या गजब की चीज आ गई थी हमारे पास। और उसका सर्किट जो है पूरी वॉल पे हुआ करता था। कैलकुलेटर की बात बता रहा हूँ मैं, कंप्यूटर तो बाद में आया थे। और वही इनिशियल शुरुआत वहीं से थी के कंप्यूटर की सारी। उसमें फिर डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारे सारे अलग अलग लगे रहते थे। आजकल तो फिर आईसी आ गया, अब तो मामला ही अलग है ना। आईसी में तो क्या रहता है, इतनी सी आईसी देखी है, ज्यादातर बच्चों ने देखी होगी, एक काले रंग की होती है, इसमें लीड रहती है बहुत सारी अपने पास। आईसी में तो ये रहता है कि इतनी सी आईसी है, उसमें 10,000 तक कंपोनेंट हो सकते हैं इतनी सी में अपने पास, ठीक है। जबकि अपने पास अगर डायोड, ट्रांजिस्टर अलग अलग लगाओ तो 10,000 के लिए दीवार कम पड़ जाएगी, और 10,000 में कम से कम 20,000 कनेक्शन होंगे, क्योंकि कोई भी अपरेटस होता है तो 2 लीड जरूरी होती है, नहीं रहती है। जैसे रेजिस्टेंस ये तो एक अगर एक दो तो 2 लीड तो मिनिमम हो गई कि नहीं हो गई, तो 20,000 कनेक्शन हो गए। अब दिक्कत क्या रहेगी कि अगर मान लो कि कोई एक भी कनेक्शन कहीं से गड़बड़ हो गया तो सर्किट पूरा खराब। कितनी जगह चेक करना पड़ेगा, 20,000 टाइम जगह चेक करना पड़ेगा। फिर पैसे ज्यादा और लगेंगे कि लगेंगे, 10,000 है, अगर मिनिमम अपन 1 रुपए का भी एक मान लें तो 10,000 हो गया कि नहीं हो गया। आईसी जो आती है ना अपने पास, वो 800 रुपए में 10,000 वाली आ जाती है। 800 रुपए में 10,000 कंपोनेंट वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाती है, सस्ता हो गया। उसके बाद में जगह बहुत कम लेती है, इतनी सी जगह में सेट हो गई, वो पूरी दीवार में सेट हो गई। एक और है, करंट का कंजप्शन कम होगा, हीट प्रोड्यूस कम होगी आईसी में, ठीक है ना। कल पता नहीं कौन पूछ रहा था कि आईसी में क्या क्या होता है, कि उसमें पूछा था या इसमें पूछा था। एक ये हो गया। एक सबसे बड़ी चीज है कि अगर सर्किट खराब हो गया तो अपने को कुछ नहीं करना होता है, केवल आईसी तो चेक करनी है ना। तो आईसी में 6 या 10 लीड होती है, तो 10 लीड चेक करने में और ये 10,000 20,000 कनेक्शन चेक करने में, 10 लीड चेक करने में ज्यादा से ज्यादा 2-4 मिनट का टाइम लगेगा। एक और है कि खराब अगर हो गया तो उसको चेंज करने में भी टाइम नहीं लगता है। आईसी को निकालनी है, फेंकना है, दूसरी आईसी अपने को रिप्लेस करनी होती है। तो अब तो आईसी का है। पहले आते हैं शोक्लेन बार्टिन ने बाइजंक्शन ट्रांजिस्टर जो था उसको डिस्कवर किया था। एक ट्रांजिस्टर तो होता है भाई बीजेटी, नॉट बीजेपी, बीजेटी इसका पूरा नाम है, बाइजंक्शन ट्रांजिस्टर। और एक चलता है एफईटी, इसका नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और एक है मॉसफेट, इसका नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बाकी ऐसा कैसा समझ में आ गया होगा। बाकी तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। तो अपने यहाँ जो ज्यादातर ट्रांजिस्टर चलते हैं मार्केट में, तो बाइजंक्शन ट्रांजिस्टर चलता है, एक फील्ड इफेक्ट चलता है, एक मॉसफेट चलता है। पर नॉर्मली 99% केसेस में कौन यूज में आता है, बीजेटी या बाइजंक्शन ट्रांजिस्टर ही यूज में आता है। सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन ऑफ बाइजंक्शन ट्रांजिस्टर। डेफिनेशन ये है, इन ए बाइजंक्शन ट्रांजिस्टर a semiconductor of opposite nature is a sandwiched between two semiconductors of same nature। समझ में नहीं आया, अब मैं बता देता हूँ। बाइजंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि कोई अपोजिट नेचर का सेमीकंडक्टर सेम नेचर वाले दो सेमीकंडक्टर्स के बिटवीन सैंडविच रहता है। सैंडविच तो जानते हैं ना सभी, दो ब्रेड के बीच में आलू पूछ लेते हैं। कईयों को दिमाग में आ गया, बोले गजब ही बनाया था मम्मी ने लॉकडाउन में, तो मजा आ गया था। आज वापस जाके कहूंगी मैं, बोले मम्मी वही बना दे एक बार, अगर तू सही लाड करती है ना। तो कईयों के आंखों में आंसू आ गए, बोले देखो सर ने क्या बात याद दिला दी, सुबह सुबह आज तो दिमाग खराब कर दिया बोले हमारा। और सैंडविच का मीनिंग जो है ना, वो ब्रेड सैंडविच नहीं है। इंग्लिश में सैंडविच मीनिंग जो है, कोई भी दो सेम नेचर की कोई चीजें हैं, उनके बीच में तीसरी कोई चीज फंसी हुई है, तो वो सैंडविच है। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि राहुल और ये दोनों पक्के दोस्त हैं, तो दोनों का नेचर सेम है, और ये बेचारा सीधा लड़का है, इसको फंसा रखा है बीच में, तो ये सैंडविच हो गई इसकी पोजीशन अपने पास। तो सैंडविच का मीनिंग अपने यहाँ ब्रेड सैंडविच से ही नहीं है, इसीलिए ट्रांजिस्टर के डेफिनेशन में सैंडविच्ड ही बोला जाता है। कैसे? पीएनपी ट्रांजिस्टर है, किसके बिटवीन में कौन फंसा हुआ है देख लो, पी एंड पी के बिटवीन में कौन फंसा हुआ है, इन दोनों का नेचर सेम हो गया कि नहीं हो गया, इनके बिटवीन अपोजिट नेचर का सेमीकंडक्टर सैंडविच हो गया कि नहीं हो गया, वहां पर कौन फंसा हुआ है,
एन एंड एन के बिटवीन में कौन फंसा हुआ है? पी। अब तो आ गया अपने पास डेफिनेशन का मीनिंग समझ में। सो दैट अपोजिट नेचर ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू सेम नेचर सेमीकंडक्टर्स। तो टू टाइप्स के हो सकते हैं, इसके अलावा कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता है। देख लो पहले रीजन। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं एक्सट्रिंसिक, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? पी। एक कौन सा होता है? एन। तो अब तो मैं जो कंडीशन है मैंने बताई है कि सैंडविच भी रहना चाहिए, अपोजिट नेचर भी होना चाहिए। तुम कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के देख लो, दो से ज्यादा बन ही नहीं सकते हैं। तीन यूज में लेने हैं और पी और एन से बनाने हैं, बोलो बन ही नहीं सकते, इसके अलावा नहीं बन सकता, चाहे कुछ ही कर लो। कोई कहेगा कि भाई तीन पी ले लें, पी पी पी, तो फिर सैंडविच का होगा, तीसरा नहीं मिला अपने पास। एन ट्रिपल एन में भी नहीं मिलेगा। कोई कहे कि एन एन एंड पी, तो फिर सेट पी जो है ना साइड में रह गया, पर सैंडविच नहीं हुआ। कंडीशन क्या है? सैंडविच होना चाहिए। तो ट्रांजिस्टर केवल जो बाई जंक्शन है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो पीएनपी हो जाएगा, एक दूसरा कौन सा हो जाएगा? एनपीएन हो जाएगा। क्लियर है? देखो भाई मैं पहले बता देता हूं, इस चैप्टर में जो सबसे मुश्किल टॉपिक है ना वो ट्रांजिस्टर ही है। अब आगे के टॉपिक सारे कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो तुम पूछ सकते हो, है ना? कहीं अटकते हो ना तो पूछ सकते हो। पी एंड पी के बिटवीन में कौन आ रहा है? एन एंड एन के बिटवीन में कौन आ रहा है? पी। यहां तक तो क्लियर है। आगे अपन चलते हैं। देयर आर 3 पार्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के कितने पार्ट करते हैं अपन? 3। फर्स्ट एमिटर, सेकंड बेस एंड थर्ड कलेक्टर। There are 3 part of a transistor, E, B and C. Same nature किसका होगा? E and C have same nature and nature of base is opposite to emitter and a collector. तो nature किसका सेम हो गया? यहाँ से देख लो, emitter and collector का nature सेम है। और किसके अपोजिट हो गया? वो बेस से अपोजिट हो गया। वहां से भी देख लो, ये E ये C सेम नेचर के हो गए दोनों, N हो गए, ये B हो गया, इनके अपोजिट नेचर में हो गया कि नहीं हो गया? आगे अपन चलते हैं। सबसे पहले एमिटर पे आ जाते हैं। मैक्सिमम इंप्योरिटी इज डोप्ड इनटू एमिटर। इंप्योरिटी का मैक्सिमम पार्ट जो डोपिंग करते हैं वो किसमें करते हैं? एमिटर में। रीजन ये होता है कि वर्क ऑफ एमिटर इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। एमिटर का क्या वर्क है? एमिटर का वर्क है इलेक्ट्रॉन एंड होल का एमिशन करना। तो इसमें अपने पास डोपिंग जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन और होल का एमिशन उतना ही ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आगे बात समझ में अपने पास। तो इसीलिए इसमें मैक्सिमम डोपिंग की जाती है। डोपिंग के जो ऑर्डर में बता देता हूँ। मैक्सिमम डोपिंग एमिटर में, सेकंड नंबर पर कलेक्टर है और थर्ड नंबर पर बेस। फर्स्ट नंबर पर एमिटर, सेकंड नंबर पर कलेक्टर एंड थर्ड नंबर पर डोपिंग किसमें होगी? अपने पास बेस में डोपिंग होती है। एमिटर का वर्क भी समझ में आ गया। उसके बाद ना जाओ बेस में। हाँ एक और है, इनके एरिया भी डिफरेंट है सबके। मैक्सिमम एरिया किसका होगा? कलेक्टर का एरिया मैक्सिमम, सेकंड नंबर पर एमिटर, थर्ड नंबर पर किसका होगा? तो एरिया ऑफ बेस इज टेकन मिनिमम फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट। बेस का एरिया मिनिमम इसलिए लेते हैं कि अपने पास करंट का एम्प्लीफिकेशन मैक्सिमम आ जाए। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? माइक से बोलते हैं, जानते ही हो सभी। अपन धीरे बोलते हैं और आवाज तेज आती है कि नहीं आती है? तो लो सिग्नल किस में कन्वर्ट हो गया? हाई सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोसेस टू कन्वर्ट लो सिग्नल इनटू हाई सिग्नल, इट इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन भी इसी चैप्टर का है, तो वहां मैं फिर पढ़ा दूंगा अपने पास। तो करंट का एम्प्लीफिकेशन ज्यादा लेने के लिए इसका एरिया कम होना चाहिए बेस का, और इंप्योरिटी भी मिनिमम होनी चाहिए। तुम बोलोगे भाई ऐसा क्यों होना चाहिए? इसका रीजन इसी चैप्टर में फिर आगे आ जाएगा कि बेस करंट कम होनी चाहिए, उससे अपने पास एम्प्लीफिकेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। चलो आगे, बेस का काम खत्म। उसके बाद में किसका नंबर आएगा? कलेक्टर। एरिया ऑफ कलेक्टर इज टेकन मोर बिकॉज क्या वर्क है इसका? ये बताओ। कलेक्शन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय एमिटर। तो इसको यूं समझ लो, वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का एमिशन करता है, ये रास्ता अवेलेबल कराता है, और ये क्या काम करता है? उसको कलेक्शन करने का काम है। वहां से एमिशन हुआ,
इसने रास्ता दे दिया और इसने क्या काम कर लिया, कलेक्शन का काम। तो कलेक्शन का काम हुआ तो फिर अपने पास एरिया क्या होना चाहिए इसका, ज्यादा। तो एरिया ऑफ कलेक्टर इज टेकन मोर बिकॉज वर्क ऑफ कलेक्टर इज कलेक्शन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन व्हिच आर एमिटेड बाय एमिटर। क्लियर है यहाँ तक तो तीनों चीजें, ठीक है। ये पी में होल होते हैं, तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन के होते हैं। ट्रांजिस्टर जब अपन स्टडी करेंगे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ही लेते हैं, माइनॉरिटी का कोई लेना देना नहीं होता है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही बनाया है मैंने। पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होता है, होल। तो यहाँ होल, यहाँ होल, यहाँ क्या हो गया, वहां देख लो n एंड n में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो गया अपने पास, क्लियर है। ये तो बात हो गई इसकी। आगे अपन चलते हैं। ये तो ब्लॉक डायग्राम है जो सर्किट में अपन बनाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल ये बनाते हो तो सर्किट अपने पास ये बनता है। पीएनपी और एनपीएन को पता कैसे चलाओगे, इन एमीटर ऑफ पीएनपी डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ड। अगर किसी ट्रांजिस्टर के एमीटर में करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है तो कौन सा ट्रांजिस्टर है वो, पीएनपी। और अगर एमीटर में करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है तो कौन सा है, एनपीएन। ये भी याद रख लोगे। एमीटर की डायरेक्शन देखनी है, कलेक्टर और बेस की नहीं देखनी है, बस एमीटर से ही पकड़ते हैं। इसमें एमीटर में इनवर्ड डायरेक्शन में है तो पीएनपी हो जाएगा, और अगर अपने पास आउटवर्ड है तो एनपीएन हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा भी, इधर उधर से करूंगा। चलो अब अपन चलते हैं, यहां से देखो एक बार। There are two junctions are formed in transistor. Junctions means diode, है ना। देखो PN बन गया डायोड, PN बन गया डायोड। कितने जंक्शन बने इसमें, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर है। ये पहला जंक्शन, ये सेकंड जंक्शन। पहला जंक्शन में कौन कौन मिल रहा है, देखो एमिटर एंड बेस, इसीलिए कौन सा जंक्शन बोलेंगे, एमिटर बेस जंक्शन हो जाएगा, ईबी जंक्शन। उसके बाद में यहाँ पर कौन कौन है, बेस एंड कलेक्टर, तो बीसी जंक्शन हो गया कि नहीं हो गया, आ गया समझ में। एक तो ईबी जंक्शन हो जाएगा, एक दूसरा जंक्शन कौन सा हो जाएगा, बीसी जंक्शन। क्लियर। आगे एक और चीज चलते हैं अपने पास, इसमें भी वही ईबी जंक्शन एंड क्या हो गया, बीसी जंक्शन। ये बात हो गई यहाँ तक। अब दो डायोड बन रहे हैं इसमें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो डायोड को कनेक्ट करके अपन ट्रांजिस्टर बना लें। देखो इसमें बन रहा है ना दो डायोड, ये रहो, ये देखो, ये रहा एक और ये रहा दूसरा, ये एन पी पी एन है ना, इसमें दो डायोड। ये दो डायोड अलग से ले लें, इनको कनेक्ट कर लें तो ट्रांजिस्टर बन जाएगा। कि ये सो बोलो नो, क्यों मिला देंगे वो तो, उसकी तो मत करो चिंता। दो को तो मिला देंगे अपन, फर्नेस में गर्म किया चिपका देंगे, उसकी तो चिंता नहीं बन सकता। उसका रीजन बता देता हूं मैं। डायोड में पी पार्ट एंड एन पार्ट इंप्योरिटी का लेवल इक्वल होता है कि नहीं होता है, एरिया भी इक्वल होता है, जबकि ट्रांजिस्टर में सब चीजें क्या होती है, डिफरेंट होती है अपने पास। इसमें इंप्योरिटी मैक्सिमम, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर। एरिया में ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। अगर आप डायोड से बनाओगे तो क्या होगा, इंप्योरिटी लेवल इक्वल आ जाएगा सब में, और क्या हो जाएगा, उसके बाद में एरिया भी इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर ट्रांजिस्टर की जो मेन प्रिंसिपल वो खत्म हो गया कि नहीं हो गया। तो आ गया समझ में, अपने पास नहीं बना सकते हैं। ये बात तो एक हो गई। आगे अपन एक और चीज चलते हैं। ट्रांजिस्टर में कितनी लीड होती है, 3, 1 2 एंड 3। तो अगर अपन सर्किट में जोड़ें तो एक सेल कम पड़ गया कि नहीं पड़ गया, रीजन एक सेल में कितनी लीड होती है, 2 प्लस एंड माइनस। इसमें कितनी लीड है, 3। क्या करें, 2 सेल ले लें। इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है, 2 सेल लेने पड़ते हैं। 2 सेल में एक नई प्रॉब्लम हो जाती है, बोलो क्या, उसमें 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव हो गए तो 4 लीड हो गई कि नहीं हो गई। यहाँ पर फिर कितनी लीड है, 3। तो क्या करें, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का एक मेथड कर रखा है इसमें। वो मेथड ये है कि ट्रांजिस्टर की किसी एक लीड पर डबल वायर कनेक्ट करने ही पड़ेंगे, और उसके अलावा कोई अपने पास सॉल्यूशन नहीं है, चाहे कुछ ही कर लो, नहीं तो ये प्रॉब्लम तो चलती चली जाएगी अपने पास। तो 2 सेल यूज में लेंगे, उसका रीजन भी 2 सेल यूज में लेंगे, क्योंकि 2 जंक्शन है कि नहीं, तो सेल तो डबल यूज में लेंगे।
अब सेल में 4 टर्मिनल्स होंगे, यहाँ पर 3 लीड्स हैं। तो इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका क्या कर रखा है इन्होंने कि किसी एक लीड पर डबल वायर कनेक्ट हो जाएंगे, जिस पर डबल वायर कनेक्ट होंगे उसको बोलते हैं कॉमन। उसको क्या बोलेंगे अपन है कॉमन। जैसे अगर मान लो कि बेस पे डबल वायर आ रहा है तो क्या बोलेंगे इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। एमीटर पे आएगा तो कॉमन एमीटर हो जाएगा, इस पे आएगा तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आ गया। यहां तक समझ में आ गया? आगे अपन और चलें। एक ये डायोड है, एक ये डायोड है, 2 डायोड हो गए। अब डायोड को 2 टाइप से कनेक्शन में कर सकते हो, एक तो फॉरवर्ड बायस है, एक रिवर्स बायस। तो अब ये बता दो कि ये 2 जंक्शन हो गए EB एंड BC, तो क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? भाई फॉरवर्ड बायस 2 ही तरीके हो सकते हैं ना, तो मेरे को ये बता दो कि इनके कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं या कितने कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं? कोशिश कर, बोल ले। 3। कौन कौन से? और सेल से कनेक्ट कर रहे हैं तो फॉरवर्ड रिवर्स बायस की बात कर रहा हूं मैं लीड जोड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो भूल जाओ, वो तो बाद में बताऊंगा। मैं तो ये बोल रहा हूं मैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स हैं, तो इसको कितने तरीके से ऑपरेटिंग हो सकती है यहाँ पर ये बता दो। नहीं दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है? हाँ क्या क्या हो सकता है? अरे बहुत आसान तरीका होता है, तुम मैथ्स में कॉम्बिनेशन पेयर बनाना नहीं जानते हो क्या? पेयर कैसे बनाए जाते हैं? जैसे मान लो कि अपने पास 2 डाइस एक साथ हैं की, अब उसमें ये कहते हैं कि उनका नंबर जो है ना 6 आना चाहिए, तो तुरंत दिमाग में आ जाता है कि 1 एंड 5 हो गया, 5 एंड 1 हो गया, 2 एंड 4 हो गया, 3 एंड 3 हो गया। इसमें क्या जोड़ आता है? इसमें ऐसे बनाने 4 हैं, ये फॉरवर्ड दूसरा, ये रिवर्स तीसरा, ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, चौथा क्या हो जाएगा? तो इसमें इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकते हैं, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत है। ये तो मैथमेटिक्स है सीधा ही। भाई अपने को ये पता है कि 2 जगह करना है, एक तो यहाँ करना है, एक यहाँ करना है, फिर उसमें भी 2 तरीके हैं, तो 2 तरीके हैं, तो एक बार तो फॉरवर्ड हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा रिवर्स फॉरवर्ड हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा फॉरवर्ड एंड रिवर्स हो जाएगा। तो अपने पास 4 टाइप से कनेक्शन हो सकता है। तो अगर ये जंक्शन भी फॉरवर्ड में, ये भी फॉरवर्ड में, दोनों ही फॉरवर्ड में हो तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेशन। और अगर दोनों ही रिवर्स में हो इसको बोलते हैं अपने पास कट ऑफ, ये नाम है इनके भी। और थर्ड है अगर फॉरवर्ड एंड रिवर्स हो तो एक्टिव रीजन है, आगे कल डिटेल से और बताऊंगा। एंड फोर्थ नंबर है रिवर्स एंड फॉरवर्ड, ये इन्वर्टेड है, ठीक है इन्वर्टेड। अगर ये दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड में हो सैचुरेशन आएगा, अगर अपने पास क्या हो दोनों ही रिवर्स में हो कट ऑफ, नाम है इनके तो याद रखना कट ऑफ, और फॉरवर्ड रिवर्स आएगा तो एक्टिव रीजन आएगा, फिर कौन सा आएगा इन्वर्टेड फेज आएगा। अब एक टाइम हो गया है तुम्हारा, क्लास खत्म, कल बता दूंगा कैसे कनेक्शन लगेगा।